हेलो बच्चों, फाल्कन मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के बच्चों के लिए। चैप्टर अभी तो नहीं आएगा पर बाद में ज़रूर आएगा, तो आप अभी भी इसे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यूज इन होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल etc जगह देखने को मिलती है। एक फॉर्म होती है एनर्जी की, बस इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर देन वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी कि जब हमारा किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा, चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी कि चार्ज इस उल्टी डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो होता है। ए कंटिन्यूस एंड द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ होना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है वो। अगर कहीं से टूटा होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे उसे। द डिवाइस विच इज़ यूज टू ओपन एंड ब्रोक डाउन, ओपन जोड़ने और तोड़ने के लिए, एंड क्लोज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, या कह सकते हो एंड क्लोज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द स्विच। स्विच आपने घरों में भी देखा होगा, वो परिपथ यानी कि हमारे सर्किट को पूरा और तोड़ता है, जिससे कोई चीज़ ऑन होती है या तो ऑफ होती है, उसे स्विच कहते हैं। स्विच ऑफ पोजीशन में आपको दिख रहा है कि ये ओपन है, और ऑन पोजीशन में जब हमारा स्विच ऑन है तब ये क्लोज है। याद रखना, ओपन ऑन स्विच में क्लोज होगा और ओपन स्विच में ऑफ पोजीशन में ये ओपन होगा सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द यूनिट टाइम। कितना एक समय में, एक पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू अपन में टी, यानी कि क्यू अपन में टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, ये रिप्रेजेंट बाय द आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर करते हैं इसे हम एम्पियर में। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्यू अपन में टी, क्यू अपन में टी यानी कि चार्ज अपन पर टाइम, चार्ज अपन पर टाइम होता है हमारा। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज सेम एज अ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन तो भाई इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही रहती है, पर जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है ना, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होती है, याद रखना। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखने वाली बातें हैं। लिखा भी है, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बच्चों, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक PDF ड्राइव में डाल दूंगा, या हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कर दूंगा मैं उसे। ठीक है बच्चों, तो देखो, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का टर्मिनल हमेशा बड़ा रखना, 8वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, और निगेटिव चार्ज का टर्मिनल हमेशा छोटा रखना बैटरी में या एक सेल में। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज की SI यूनिट होती है उसे कॉलम कहते हैं। द चार्ज रिप्रेजेंट बाय द क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो काम आएंगी आपकी। तो 1 कॉलम इज इक्वल टू द इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका एक जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, कि वहीं से मैंने निकाल के लिखा है Q इक्वल टू NE। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, पर काम आएगा। 1 कॉलम जो होता है 6 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है 1.6 10 की पावर -19 कॉलम होती है। ठीक है बच्चों, डिफाइन द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या लिखोगे? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है पेपरों में, 1-2 नंबर में आ जाएगा और आप फंस जाओगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड टाइम। यानी कि 1 सेकेंड टाइम में 1 कॉलम चार्ज आएगा तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया है। और मिली एम्पियर करंट आपको 10 की पावर -3 मिलेगा, और माइक्रो एम्पियर मिलेगा 10 की पावर -6 एम्पियर में बदल दोगे। पेपर में ये आ सकता है क्योंकि मिली एम्पियर वाली यूनिट और माइक्रो एम्पियर वाली यूनिट एम्पियर की करंट की बहुत मिनिमम करंट होता है, यही फ्लो होता है ज़्यादातर। एम्पियर ये तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है, मिली एम्पियर ही करंट हमारा ज़्यादातर जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट सेल इन विच ए बल्ब या सेल या एमीटर एंड द प्लग की लगे होंगे। कॉम्बिनेशन होगा आपस में, तो स्कीमेटिक डायग्राम कहलाता है हमारा। जैसे कि स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर की है, ये एमीटर है, ये बल्ब है। एमीटर को हमेशा आप सीरीज में जोड़ोगे, एमीटर को करंट सीरीज में ही जोड़ा जाएगा सर्किट में, कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ेगा।
पैरेलल में हमारा जुड़ता है वोल्ट मीटर। ये लिखवाऊंगा, अभी बातें लिखी हैं, सब आपको यहाँ पर नोट्स में मिल जाएगा। हमारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे नोट्स हैं हमारे, आप इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो और पढ़ लो। इन्हीं को पढ़ लोगे आपके 70+ नंबर कहीं नहीं गए 100 में से, गारंटी दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि एक सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में मदद करता है। फ्लो चार्ज पॉजिटिव पर ओनली व्हेन ए डिफरेंस जब बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्मिनल, यानी कि दो टर्मिनल आप देख पा रहे हो, इनके बीच में जब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ये करंट बहेगा, चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट भी फ्लो करेगा। दोनों टर्मिनलों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इफ़ देयर इज नो डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन नो करंट विल फ्लो ऑफ द करंट, तो कोई करंट नहीं बहेगा। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो हीट से, 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एक कंडक्टर ले लो, लोहे ले लो, यहाँ पे आप गर्म करोगे, अगर आपने इसे हीट करना स्टार्ट करा, हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए, तब तक फ्लो करती रहेगी। यानी कि यहाँ पर आप हीट कर रहे हो, ये बॉडी भी पूरी गर्म हो जाएगी। जब पूरी बॉडी हमारी गर्म हो जाएगी तब हीट फ्लो नहीं करेगी। उसी प्रकार से ये भी वही चीज़ है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मैंने लिखा है कि VA माइनस BB अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन करंट विल फ्लो करेगा, VA माइनस BB इक्वल टू 0 होगा देन करंट विल नॉट डज नॉट फ्लो करेगा, डोंट फ्लो करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों टर्मिनल दे रखे हैं सेल के, मैंने किसी एक सेल के। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग द सम करंट एज द वर्क डन टू मूव द ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अदर पॉइंट लिख लो। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि एक यूनिट चार्ज को फ्लो करा देना एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक, उसमें वर्क डन होगा। वर्क डन अपॉन किसके ऊपर हुआ है? चार्ज के ऊपर हुआ है, तो V अपॉन Q क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। V इक्वल टू W अपॉन Q। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकल के आती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है। ऐसा जूल और कॉलम भी आप कह सकते हो, क्योंकि वर्क डन हमारा जूल में होता है, और कॉलम चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है कॉलम होती है, तो जूल पर कॉलम भी कह सकते हो बच्चों। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल बिटवीन 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव द ए चार्ज ऑफ द 1 कॉलम। एक कॉलम के चार्ज को मूव कराने में एक जूल का वर्क डन होगा, उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट हुआ है, 1 वोल्ट हुआ है बच्चों। यानी कि याद रखना 1 वोल्ट 1 एम्पियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं हमारे। तो 1 वोल्ट हमारा होता है 1 जूल पर कॉलम, 1 जूल पर कॉलम कहलाता है। द डिवाइस विच इज़ मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज़ करते हैं डिवाइस, वो होता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का फिगर देख पा रहे हो, आपने मोटर के पैनल में देखा भी होगा, जो मोटर छोटी सी पैनल लगी होती है घरों में, उधर वोल्ट मीटर होता है। इट इज़ ऑलवेज करंट इन द पैरेलल, ये हमेशा सर्किट के पैरेलल में पैरेलल में लगाया जाएगा। जैसे कि ये बल्ब है मेरा एक सर्किट दिखा देता हूँ, ये हमारा जैसे कि एक सर्किट मैंने यहाँ पे बना रखा था, तो इसके अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो मैं यहाँ लगाऊंगा, वोल्ट मीटर मेरा यहाँ लगेगा बच्चों। ये पॉजिटिव है निगेटिव, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। अब पैरेलल और सीरीज क्या होता है बाद में बता दूंगा, ये याद रखना। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, सीरीज में हमेशा एमीटर लगता है। आज ही होगा चैप्टर पूरा, आज ही हो जाएगा। द डिवाइस विच इज मेजर टू द करंट इज कॉल्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। जो करंट को मेजर करेगा उसे एमीटर कहेंगे। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा बच्चों। मैंने यहाँ दिखा भी रखा था, वोल्ट मीटर एक पैरेलल में लगाते हैं हमेशा। ये बल्ब था मेरा, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ये सेल है मेरी, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एमीटर हमेशा सीरीज में लगा रखा है, ये जा रहा और ये बल्ब जा रहा है सीरीज में। एमीटर इज कनेक्ट इन द सीरीज, ये याद रखना बच्चों। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंबल याद करने होंगे कुछ। इलेक्ट्रिक सर्किट कन्वेंशनल सिंबल यूज टू द एक्सप्रेस द कंपोनेंट सच ए सेल, बैटरी, प्लग की या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट
आर वायर्स। सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी का ये होता है, प्लग की ओपन ये और क्लोज की का ये होता है। वायर जब ज्वाइन करोगे तो ये सिंबल यूज़ करोगे, डॉट वाला होना चाहिए। जंप करोगे तो ये वाला सिंबल आएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल यूज़ कर लो। रेजिस्टेंस का ये, रेजिस्टेंस बताऊंगा क्या होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस बताऊंगा। क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका यही चैप्टर में। हमसे अच्छी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे हैं एक दो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं, तो आप देख सकते हो। हमारी वीडियो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर समझ लो आप बस। करंट क्या होता है, एमीटर, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है। एमीटर इज यूज टू द करंट, एमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। इट इज़ यूज टू वोल्ट अक्रॉस द कंपोनेंट, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वोल्टेज लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट। ओम्स लॉ पे आ जाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस होता है। थ्रू इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे भी नहीं। मैथमेटिकल की फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ये मैं लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आई, और वी अप आई को आप नीचे ले जाओगे, वी अपॉन में आई हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू दे जाएगा जिसे हम कहते हैं आर। और ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आर इज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम विच करंट इज़ फ्लोइंग, जिसमें से करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा। रेजिस्टेंस अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, अपोज करता है करंट को फ्लो होने में, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को फ्लो होने में। इसका जो ग्राफ बनता है लीनियर ग्राफ बनता है फॉर द कंडक्टर के लिए, कि करंट जा रहा है और लीनियर ग्राफ बनेगा जब वोल्टेज ऐसे बढ़ाओगे आप। दिस ग्राफ फॉर द नाइक्रोम का है वायर वी आई ग्राफ सो ए स्ट्रेट लाइन, करंट इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तभी करंट भी हमारा बढ़ रहा है। लीनियरली ग्राफ बन रहा है हमारा, जो कि ओम्स लॉ सेम एज द एनी कंडक्टर, जो कि किसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है और एनी कंडक्टर के लिए भी बन सकता है हमारा। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है, या हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ओम। 1 ओम इज डिफाइंड एज द इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 ओम मैंने अभी बताया 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 ओम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर में। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा याद कर लेना, 1 कॉलम भी आ सकता है पेपर में। 1 ohm is defined as the potential difference through the two ends of the conductor is 1 volt and the current it is 1 ampere। करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है then the resistance is 1 ohm होगा, यानी कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का कॉम्बिनेशन हो रखा है, तो हम कहेंगे कि 1 ओम हमारा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। ए कंपोनेंट यूज टू कंट्रोल द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट जो करंट को ज़्यादा कम या ज़्यादा कर दे तो उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये तो फिक्स रेजिस्टेंस है कि भाई एक बार फिक्स कर दिया, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, पर वेरिएबल रेजिस्टेंस का चेंज हो सकता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रियोस्टेट नाम का, रियोस्टेट में एक ऐसा डंबा सा कुछ बना होता है, और ये सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल को आप जैसे ही इस रेक्टेंगल को आप जैसे आगे या पीछे घुमाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा हमारा। रियोस्टेट इस डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को चेंज करता है, और रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो सर्किट करंट की वैल्यू अप डाउन होती रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगी हमारी। ए कंपोनेंट ऑफ द सर्टेन साइज दैट गिव यू ए लो रेजिस्टेंस दे रहा है तो गुड कंडक्टर कहलाएगा। ए कंडक्टर कंजिस्टिंग सम एप्लीकेबल रेजिस्टेंस इज नोन एज द रजिस्टर, जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस मिलता है उसे रजिस्टर कहते हैं। ए कंपोनेंट ऑफ सिमिलर साइज दैट ऑफर द हायर रेजिस्टेंस, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें उसी साइज में ही तो वो हमारा पुअर कंडक्टर कहलाएगा बच्चों। इंसुलेटर ऑफ द आइडेंटिकल साइज, बिल्कुल सेम साइज का ही ऑफर द हायर रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा तो हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर
और पुअर कंडक्टर ये आपने बचपन से ही पढ़े हुए हैं 8वीं 7वीं क्लासों में, तो ये ज़्यादा डिटेल में तो आता नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो हमारा करता है भाई, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि ये अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कितने स्क्वायर मीटर है, कितने स्क्वायर mm में है। ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना लंबा वायर है, तो इसलिए बोलते हैं वायर में ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, किस नेचर का बना है। हमारे घरों में जो यूज़ करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर की वायर यूज़ करते हैं बच्चों, पर घर में ज़्यादातर कॉपर के यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर से बिजली का बिल कम आता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो बिजली का बिल कम आता है, पर महंगा होता है कॉपर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा L/A। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू में एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, रो कहते हैं इसे बच्चों, इसे कहते हैं रो। रो इज ए कांस्टेंट, आप इसे रोला भी कह सकते हो, देखो रो ला। रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, रो को हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं। ये कांस्टेंट रहती है हर मटेरियल की, जो भी मटेरियल आप यूज़ करोगे सबकी फिक्स रहेगी। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो हमें देखने को मिलती है ओम मीटर। क्यों नहीं, कैसे निकाली है आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों। रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी SI यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकती है पेपर में। रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय जो होते हैं हमारे, अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 या मोर 3 मेटल्स के हो सकते हैं। अलॉय इज जनरली हाइयर इन कंपेरिजन टू द इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स, यानी कि अलॉय का जो रेजिस्टिविटी होती है, जो जिससे बना होता है, जिस मेटल से बने होते हैं उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इनकी होती है। अलॉय डोंट बर्न रैपिडली, जल्दी नहीं जलती एट द हाइयर टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं जलती, जबकि देयरफॉर इट इज़ यूज, इसलिए इनका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और माइक्रो ओवन में इसका यूज़ करते हैं। टंगस्टन देख लो, टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट, बनाने में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। जो फिलामेंट हमारा होता है ना टंगस्टन ऐसा कुछ होता है, बल्ब के अंदर एक वायर होता है, ये जो बना होता है फिलामेंट, इसे फिलामेंट कहते हैं, और ये बना होता है टंगस्टन का बच्चों, टंगस्टन का बना होता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर कॉमनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ द ए सिस्टम रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए, कई प्रकार के अगर रेजिस्टेंस हमारे एक साथ जोड़ दिए गए तो उसे क्या कहेंगे। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस को जोड़ने का हमारे पास 2 तरीके हैं, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है बच्चों। मैंने 2 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, इधर भी, और वी नाम की वोल्ट बैटरी लगा रखी है। अब देखो पहले सीरीज में करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं बच्चों कैसे होता है। लेट द 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्ट इन सीरीज, 2 रजिस्टर लगा रखे हैं सीरीज में, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। भाई करंट जो सीरीज में होता है वो नहीं टूटता, वो बिल्कुल सेम जाएगा, जो R1 को मिलेगा वही R2 को मिलेगा। वोल्टेज इन ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज दोनों में ड्रॉप हो जाता है इन सीरीज में। वोल्टेज ड्रॉप इन द सीरीज, V1 मिलेगा R1 के अक्रॉस और V2 मिलेगा R2 के अक्रॉस। टोटल वोल्टेज इन सर्किट इज सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन एंड करंट रिमेन सेम। जो टोटल वोल्टेज होता है ना वो V प्लस सबको जोड़ दोगे टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है बच्चों। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालोगे तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अगर तुम R1 के अक्रॉस निकालोगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, V1 मिलेगा I अपॉन R1 अपॉन I इंटू R1, और V2 के अक्रॉस R2 के अक्रॉस निकालोगे तो आपको मिलेगा I इंटू R2। अब दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को जोड़ दिए क्योंकि वोल्टेज इन द सीरीज इज सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, तो V1 प्लस V2 हमारा V कहलाएगा। अब V कह सकता हूँ मैं अपने इस तरफ में लेफ्ट साइड में, और ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू IR हो जाएगा, और राइट साइड में हमारा I प्लस R1 और I प्लस R2 बनेगा। इधर से I कॉमन ले लो क्योंकि सीरीज में तो I कॉमन होगा, सेम आएगा, तो I1 से I1 काट दो, ये बच गया R इक्वल टू R1 प्लस R2, और R को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकता हूँ ये सीरीज में। बहुत आसान चीज़ है बच्चों, नहीं समझ में आ रही तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल इन द कॉम्बिनेशन, जब हमारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन
पैरेलल में लगेंगे तब हमारा क्या होगा, करंट टूटेगा। करंट टूटेगा, वोल्टेज दोनों में सेम जाएगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर आ जाएगा। करंट टूटेगा हमारा, करंट R1 के अक्रॉस जाएगा वी अपॉन में R1 और R2 के अक्रॉस में जाएगा वी अपॉन R2। करंट सीरीज में दोनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2 को जोड़ दो। ये वाला I जो होता है मेन, जो हमारा पूरा टोटल करंट वाला है, इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा ओम्स लॉ के, वो आएगा वी अपॉन में आर, और इन दोनों के अक्रॉस जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V1 अपॉन में R1 और वी अपॉन में R2। वी दोनों को कॉमन ले लोगे, वी कट जाएगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R इजल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 बन जाएगा। दोनों में एलसीएम ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये हमारा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पर एलसीएम लिया है बच्चों मैंने। R इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी होगा आप पहले लिख लोगे, सॉल्व कर लोगे, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, अपने रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लेना। ये सवाल दे रखा है मैंने। और देखो एक क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या एडवांटेज है। रेजिस्टेंस इज लेस होता है देन द सीरीज। भाई रेजिस्टेंस सीरीज में ज़्यादा ऑफर आता है और पैरेलल में कम आता है, इसलिए हमारे घरों में भी ना पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक फ़ायदा और होता है, अगर कोई कहीं से वायर टूट जाए, वायर कटिंग हो जाए, तो हमारा ईजी टू चेक हो जाएगा कि भाई एक अगर वायर टूट गया तो दूसरे वायर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ से करंट तो जा ही रहा है, वहाँ से करंट तो जा ही रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर I2 वाला करंट टूट भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा I1 से तो करंट जा ही रहा है ना, मेरा ये सर्किट तो चली जाएगा। मेरा ये नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा R1 तो चली जाएगा ना, जो भी R1 हमारा डिवाइस होगा। तो ये एक फ़ायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमारे घरों में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही वायरिंग करी जाती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा एक वायर से, देन द सम सोर्स ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग द करंट मे बी यूज इन टू द यूजफुल वर्क। कुछ यूजफुल वर्क होगा और रेस्ट ऑफ द सम सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंड हो जाएगी इन द हीट। भाई कुछ तो एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाएगी। जब भी मेरा कोई कंडक्टर या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होगा, वो वर्क डन तो करेगा ही करेगा, पर कुछ हीट भी प्रोड्यूस करेगा। हीट इज प्रोड्यूस इन इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, यू में टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो भाई उस डिवाइस का, जैसे मोटर चल रही है बहुत लंबे समय तक, तो हमारी मोटर गर्म हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, मैकेनिकल वर्क तो कर ही रही है मोटर, हमारा काम तो कर ही रही है, पर वो हीट भी पैदा कर रही है, साथ के साथ गर्म भी हो जा रही है। तो यानी कि अगर हम 100% एनर्जी दे रहे हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो 80% ही एनर्जी हमारी वर्क डन हो रही है, 20% एनर्जी हमारी हीट में जा रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि मोटर में ऑयल डालो ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना आए। फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वहाँ पर। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फैन बिकम हॉट ऑफ द यूज कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्गर टाइम। देखा होगा मोटर, इलेक्ट्रिक फैन या कोई भी हमारे डिवाइस गर्म हो जाते हैं अगर लंबे समय तक उनका यूज़ करेंगे हम। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डेसिपेट कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी डेसिपेट होगी हीट की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे हीटिंग इफेक्ट कहते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज इन द डिवाइस लाइक द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन में इसका यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा मेरी काम ये पर्पज़ करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सपोज ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रजिस्टर ऑफ द आर। अगर मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है किसी रजिस्टर से आर से, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इट वी है। वी हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अक्रॉस है वो वी है। कितना है बच्चों, वी। और आई करंट जा रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा था, रेजिस्टेंस ये दे रहा था आई आर। लेट टी बी द टाइम इन विच ए चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द अक्रॉस द वर्क डन इन द फ्लो ऑफ द क्यू चार्ज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस वी। भाई वी के अक्रॉस वी के सहायता से क्यू चार्ज जो जाएगा वो जाएगा वी, वर्क डन जिसका होगा वो अपॉन वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर आप यहाँ से क्या करो, डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहो, वी अपॉन में क्यू, वी इंटू क्यू आ जाएगा, वी इंटू क्यू आ जाएगा बच्चों। सम एनर्जी इक्वल टू वी क्यू, कुछ एनर्जी वी क्यू के बराबर हो जाएगी इन द टाइम टी। हैंस द इनपुट पावर इज टू द सर्किट बाय द सोर्स इज डब्ल्यू
पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कर रहा है कितने कम समय में। पावर की फॉर्मूला ये होता है, पावर का फॉर्मूला हमारा वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन की जगह V इक्वल टू क्यू लिख दूंगा, और क्यू के फॉर्मूले क्यू अपॉन में टी क्या होता है बच्चों, आई होता है, करंट होता है। तो यानी कि मेरा जो पावर का फॉर्मूला आया है वो आया है वी इंटू आई। तो एनर्जी इन द सर्किट इज गिवन बाई P इंटू टी। दिस एनर्जी गेट चेंज इन द रजिस्टर एज द हीट। अगर ये एनर्जी चेंज हो जाएगी जब हमारा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इन द रजिस्टर में, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो होगी पावर इंटू टाइम, कितने पावर के लिए कितनी पावर तुम्हारी कंज्यूम हो रही कितने समय में। पावर का फॉर्मूला वी आई, और V की जगह में लिख सकता हूँ आई आर, V की जगह में लिख सकता हूँ आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा हमारा हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, तो आई स्क्वायर आर टी हमारा हो जाएगा हीट। दिस इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेट या कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कितनी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी एनर्जी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई को हटाओगे आप, V को हटाओगे आई आर लाओगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, और वर्क डन को जूल में करते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं पालनी है, वर्क डन को जूल में करते हैं। 1 वाट का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम बाय द ए डिवाइस दैट कैरी द 1 एम्पियर करंट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पावर का फॉर्मूला V अपॉन आई होता है, मैंने 1 वोल्ट की बैटरी 1 वोल्ट ले लिया और आई को भी 1 एम्पियर ले लिया, तो 1 वाट हमारा जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो VA के बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक ऐसा यूनिट और निकल के आती है, पावर इन द किलो हवाट एंड द टाइम इन हावर्स, तो उसे कहते हैं यूनिट। पावर हमारी होगी किलोवाट में, और 1 घंटे का समय लेगा किलोवाट, उसे हम यूनिट कहेंगे। जो हमारे घरों में यूनिट आती है वो यही होती है। हमारे घर का जो अगर आप 20 वाट का बल्ब भी पूरे महीने भर चलाओगे ना, कुछ बिजली का बिल नहीं आएगा उससे, कुछ बिजली का बिल भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 वाट का बल्ब है। 1000 से इंटू भी करनी है अभी मुझे, इसे 1000 से डिवाइड कर दो किलोवाट में लाने के लिए, और आप 30 दिन में अगर 12 घंटे 8 घंटे जितने भी चला रहे हो उसे इंटू कर लो, ठीक है, तो उतनी यूनिट हमारी आ जाएगी। तो बहुत कम यूनिट यूज़ होती है हमारे एक जो LED बल्ब आ रहे हैं आजकल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट की क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द हीटिंग इफेक्ट के द्वारा, जैसे हीटर में करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक टोस्टर में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम फिलामेंट बनाते हैं टंगस्टन से। ये एक फ़ायदा है हमारा हीटिंग इफेक्ट का, इस क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट द टू अटेन द सच टेम्परेचर पे आने के लिए, इस टेम्परेचर पे आने के लिए हमारे पास बहुत मुश्किल से ही आ पाता है ये टेम्परेचर। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो रिएक्शन न कर जाए, याद रखना। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूज़ आर द सच डिवाइस विच हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाई करंट इज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब इलेक्ट्रिक सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट जा रहा होगा, फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो करंट ज़्यादा जाएगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी और वो पिघल के टूट जाएगा, जिससे हमारा डिवाइस सेव हो जाएगा। एंड मेल्ट एंड द सेव द डिवाइस एंड ब्रेक डाउन द सर्किट। बस इतना सा फ्यूज़ की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और है, हाउस पावर जो होती है वो 746 के 46 वाट के बराबर होती है हमारी, ये याद रख लेना बस। थैंक यू गाइस।